Welcome to all. Today is second last class you can consider of ancient Indian history. We have to start to discuss Gupta Empire, and this Gupta Empire will not going to be finished just today. Will end tomorrow, and day after tomorrow on Wednesday our last class will be Pushyabhuti dynasty, वर्धन एम्पायर, वर्धन साम्राज्य। तो आज गुप्त साम्राज्य और कल भी गुप्त साम्राज्य के अलावे जो पूरे एंशियंट टाइम में कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, कुछ सोसाइटीज़ की बातें हैं, आर्ट एंड कल्चर है, उस पर डिस्कस होगा। और हर्षवर्धन का क्लास वेडनेसडे को होके एंशियंट से हम फ्री हो जाएंगे। इसलिए मैं हिस्ट्री का एंशियंट पार्ट पीडीएफ रोक दिया, वरना वो आज ही चला जाता, कल ही चला जाता, पर मैंने इसलिए रोक दिया है। सॉरी फॉर दैट। चलिए शुरुआत करते हैं। सो आज 6 जुलाई GS फाउंडेशन हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया, और टॉपिक है हमारा गुप्ता एम्पायर, जो 275 AD से 550 AD के बीच चलेगा। लगभग देखा जाए तो 225 वर्ष, यानी 250 और 25 पौने 300 वर्ष। 275 ईयर्स, लगभग इतने समय नॉर्थ इंडिया। कैपिटल पाटलिपुत्र। सेकंड कैपिटल उज्जैन। स्टेट लैंग्वेज बेटा कंसिडर किया जाएगा संस्कृत। स्क्रिप्ट ब्राह्मी। लिंगुआ फ्रैंका यानी आम लोगों की भाषा। पीपल्स लैंग्वेज प्राकृत। फैमिली गॉड लॉर्ड विष्णु, यानी वैष्णव धर्मी।
स्टेट एम्ब्लेम गरुड़ा, गरुड़ा, ठीक है, गरुड़ मुद्रा भी कह सकते हैं। पर Gupta rulers belongs Vaishya Varna as Romila Thapar saying adopted क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय वर्ण, फिर अगला जो है, यहां तक आप आ गए, फाउंडर श्री गुप्ता, एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट, लास्ट किंग बुद्धगुप्ता, तो ये हमारा है बेटा। अब यहां से हम लोग थोड़ा शुरुआत करेंगे। चलिए, थोड़ी सी जानकारी मैं ये दे दूं बैकग्राउंड के तौर पे, जो मैं लिखा हूं उसको पढ़ देता हूं। हम लोग हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया चल रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 एडी से 550 एडी तक रही। ये पूरा ड्यूरेशन है 275 वर्ष का। उत्तर भारत की ये कहानी है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी और सेकंड कैपिटल उन्होंने उज्जैन को बसाया। इनके जो राजभाषा थे वो संस्कृत था और इस संस्कृत को राजभाषा को लिखा जाता था, स्क्रिप्ट लिपि थी ब्राह्मी। लिंगुआ फ्रैंका, जिसका अर्थ होता है संपर्क भाषा, आम जनता की भाषा, तो आम लोगों की भाषा ने पीपल्स लैंग्वेज। जन भाषा क्या थी? प्राकृत। गुप्तों के कुल देवता कौन थे? लॉर्ड विष्णु। यानी ये लोग वैष्णव धर्मी थे, वैष्णव धर्म से जुड़े हुए। स्टेट एम्ब्लेम, राज्य चिन्ह इनका क्या था? तो गरुड़ा मुद्रा। जो गरुड़ पक्षी है, जो विष्णु का वाहन हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, तो गरुड़ पक्षी ये मुद्रा पे साइन था। जैसे आज भारत सरकार का जो स्टेट एम्ब्लेम है अशोकाज लायन हेड, वही है ना। तो उस समय में गरुड़ पक्षी था। गुप्ता रूलर्स, यानी गुप्तों के जो रूलर्स थे वो बिलोंग कर रहे थे कहां से? वैश्य वर्ण से, वैश्य समुदाय।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों का जो जिक्र है तो ये बनिया वर्ग से थे, व्यापारी यानी वैश्य वर्ग से थे। लेटर ऑन इन्होंने कन्वर्ट किया, बैप्टिज्म हुए क्षत्रिय धर्म में, क्योंकि राज्य करने के लिए क्षत्रियता धर्म धारण करना आवश्यक होता है। तो वर्णा एज रोमिला थापर सिंह, रोमिला थापर प्राचीन भारत की बहुत बड़ी इतिहासकार हुई। तो रोमिला थापर कहती हैं कि वैश्य समुदाय से थे और ये मान्य भी होता है, एंड क्षत्रिय धर्म का फिर पालन किया। अब है सेइंग, ठीक है, एडॉप्टेड क्षत्रिय वर्ण। फाउंडर, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को आप संस्थापक, फाउंडर कहिए या प्रथम पुरुष, ऐसा भी शब्द आता है, प्रथम पुरुष। एक्चुअल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य का किसे माना जाता है? तो हम बोलेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट को। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट वास्तविक संस्थापक है। लास्ट किंग गुप्त साम्राज्य का कौन हुआ? बुद्धगुप्त। ये कब हुआ होगा? 550 एडी के आसपास बुद्धगुप्त। अब कुल मिला के बात हुई कि कितने राजाओं का यहाँ पर जिक्र होगा, ये जानना जरूरी है, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इन दैट रिस्पेक्ट, इसे मिटाया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग तो आपकी बनी होगी तो इसको मिटाया जाए। ठीक है, ओके। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ गुप्ता किंग, अगर हम अब इस पे ध्यान दें तो क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है, तो चलिए इस पे हम बात करते हैं कि क्या क्या सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, तो 9-10 राजा हुए, इन सब को हम वन लिख देते हैं। श्रीगुप्त हुआ, फिर घटोत्कच हुआ, घटोत्कच हुआ। ये कब तक रहा ऐसा नहीं बताते, लेकिन हाँ ये देखा जाता है कि ये भी रहा, इसका टाइमिंग नहीं क्लियर होता। तीसरा चंद्रगुप्त को देखते हैं, फर्स्ट को। एडी से 334 एडी, लगभग 15 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त, उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो 335 से 380 का जाता है चौथा। थ्री 35 एडी टू 380 एडी का जिक्र मिलता है, और लगभग 45 ईयर्स ये मिलता है। तो 45 ईयर्स का जिक्र आपका आया इसका। उसके बाद आपका आता है चंद्रगुप्त सेकंड,
जिसके बारे में आपने सुना होगा, 380 से 412 का जिक्र आता है। ठीक है, तो 5 वर्ष तक शासन किया, वो ठीक है, वो अलग है। चंद्रगुप्त सेकेंड उर्फ विक्रमादित्य, इसका आता है 380 AD से 412 AD, और ये लगभग आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग 32 वर्ष शासन किया। छठे स्थान पर आ जाता है, जैसा कि आप और हम जानते हैं, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, ऐसे आएगा। तो उसके बारे में बात करें, कुमारगुप्त आ जाएगा जो 415 से 454 चलेगा। चार सौ 15 से 454, यानी लगभग 39 ईयर्स। उसके बाद समय आता है स्कंदगुप्त का 455 से 467। स्कंदगुप्त का समय 455 AD से 468 AD, और ये लगभग रूल किया आपका 12 वर्ष। फिर आता है पुरुगुप्त जो 467 से 476 है। चार सौ 67 से 476 AD, और लगभग ये 10 वर्ष है, मान के चलिए। फिर बचता है आपका लास्ट में एक, जिसके बारे में मैंने जो किया, बुद्धगुप्त है लास्ट। और नोट में कुछ लिखना है हमें, काच और रामगुप्त का जो जिक्र है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त का बड़ा भाई काच एवं चंद्रगुप्त सेकंड का बड़ा भाई रामगुप्त भी कुछ वर्ष
शासन किया। दोनों के सिक्के मिलते हैं। बेटा मैंने चंद बातें लिखी है। 9 किंग्स तो आपके हो गए। गुप्तों के ही दरबार में नवरत्न थे ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन स्थित कैपिटल में 9 स्कॉलर्स नोन एज नवरत्ना। तो 9 राजाओं का जिक्र, 9 स्कॉलर्स, तो 9 से रिलेट कर दीजिए। तो गुप्तों में 9 शासक हुए, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार काच काच नाम का, ध्यान रखिएगा, और कि समुद्रगुप्त का बड़ा भाई यानी चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा काच यानी समुद्रगुप्त का बड़ा भाई काच जो था, उसने भी 5 वर्ष शासन किया था। फिर समुद्रगुप्त ने शासन किया, ऐसा माना जाता है। ये याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों के अनुसार, क्योंकि काच के कुछ सिक्के मिले हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्त का ही नाम काच रहा होगा। पर यह कंट्रोवर्सी है और सवाल यूपीएससी में आता है, तो जवाब आपको देना है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार काच नाम का व्यक्ति भी शासन किया, जो संभवतः समुद्रगुप्त का बड़ा भाई यानी चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। कुछ इतिहासकार इसे काच का जो नाम है उसे समुद्रगुप्त का ही नाम मानते हैं। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय से ठीक पहले उसका बड़ा भाई रामगुप्त ने कुछ वर्ष शासन किए, क्योंकि इसके भी सिक्के मिलते हैं। पर कुछ कहते हैं कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम रहा होगा, और कुछ कहते हैं नहीं, बड़ा भाई रहा होगा यानी समुद्रगुप्त का बेटा राम। तो ये है और इसे हमें समझना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये आपका दोनों के क्वाइंस मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको ओके कर लीजिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। आपका फोटो कोई देख लीजिएगा, 1 मिनट के लिए मोबाइल फोटो खींचना है या छोड़ दीजिए। देखिए, लगाते ही 9% हो गया। फोटो नहीं खींच पाएगा मेरा।
तो ठीक है बेटा, श्रीगुप्त को आपने प्रथम शासक कहा। श्रीगुप्ता 275 एडी ऑनवर्ड्स प्रथम शासक है। ये कुषाणों का सामान था। ये कुषाणों का सामान था। घटोत्कच, ये महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है, ये नाम यहां पे है घटोत्कच। तो श्रीगुप्त का सन है ये इसका पुत्र है ये, और चंद्रगुप्त का पुत्र ये है, समुद्रगुप्त का पुत्र ये है, और चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र ये है, और इसका पुत्र ये है, और इसका पुत्र ये है, और इसका पुत्र में ये दो गैप है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये एक दूसरे का बेटा है। समय आपके सामने में है। लॉन्गेस्ट रूल जिसने किया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो समुद्रगुप्ता लॉन्गेस्ट, ये ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त सबसे लंबा शासन किया। अब इसे मिटाइए, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं उस पर गौर फरमाएंगे, इंपॉर्टेंट बात सब है। गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य यानी वैश्य समुदाय ने जो है अपनी स्थिति को परिवर्तित करके कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों ने, जो मध्य भारत के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मिला जुला क्षेत्र है उस क्षेत्रों के थे, और इन्होंने जो है समय के साथ कुषाणों को इस क्षेत्र से पराजित करके भगाया और अपना वंश स्थापित किया। एक राज्य के रूप में श्रीगुप्त प्रथम पुरुष यानी संस्थापक माना जाता है, जिसने राजा की उपाधि नहीं ली, एक सामंत फ्यूडल के हैसियत से राज किया। इसने राजा की उपाधि धारण नहीं की और गुप्त काल की शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं, इसी श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच जो है अगला शासक बना, और घटोत्कच ने जो है राज्य का विस्तार कोई खास तो नहीं किया, लेकिन उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने एक बड़ा राज्य स्थापित किया, और खास करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीन क्षेत्रों में अपने राज्य को स्थापित किया। हम देखते हैं तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, कला, संस्कृति और साहित्य के आधार पर। मैंने क्या कहा? गुप्ता एम्पायर कंसीडर गोल्डन एरा ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, culture and literature, not for all. Clear? Secondly, अब सवाल है, there were 9 kings remained in this and ruled near about 275 years. Okay, this was the phase that the ancient Indian features of the Indian history day by day demise, and the medieval Indian histories feature feudalism, the feature of feudalism day by day, okay, enacted. So it is the chain between ancient features and medieval Indian historical features. So it is the chain, it is the well furnished feudal system, यानी यहां पर सामंतवाद का बिल्कुल स्थापना हो चुकी है। ठीक है, a number of things, that is you can consider the judiciary system, दीवानी, फौजदारी, सिविल एंड क्रिमिनल, ये सब वेल एस्टैब्लिशमेंट इसी काल का है। द वर्शिपिंग ऑफ 3 गॉडेस, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी समय का है। द 5 गॉडेस कंसेप्ट, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, गणेश,
पंच देवता वयो नमः, ऐसा हम पूजा करते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा में या किसी भी पूजा में. दिस इज द फाइव गॉड गॉडेस concept in that era. The beginning of temples, the architectures of temples began in this Gupta era. The world famous art, the significance of India, Ajanta, Ellora, Bagha, caves, and their arts in this same phase. As you know that the concept of first time in Indian history, Navaratna, the same time, the total today's administrative systems, judicial systems, revenue systems, ये सब गुप्त काल का है. Whatever we read, studied, Mahabharat, Ramayana, and numbers of books, all these are finally codified in this time. साहित्य में सैकड़ों सैकड़ों किताबें लिखी गई. मेडिकल साइंस में भी तो 50 किताबें लिखी गई. घोड़े की बीमारी, बकरी की बीमारी, हाथी की बीमारी, बैल की बीमारी, भैंस की बीमारी, ऊंट की बीमारी, इन सब के ऊपर, मनुष्य की बीमारी, सर्जरी के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, अब मेडिसिन प्लांट के ऊपर भी तो 2-4 किताबें. कई मैथमेटिशियंस हुए, कई ज्योग्राफिस्ट हुए, कई कॉस्मोलॉजिस्ट हुए, नंबर ऑफ स्कॉलर्स हुए, नंबर ऑफ कास्ट डेवलप्ड. ये जो कल युग का कॉन्सेप्ट कहते हैं सब इसी समय. कहने का मतलब ये है, ये जो आप सुनते हैं विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा की जो लिखी हुई किताब है आप भी जानते हैं, जिसको फेबल्स कहते हैं, जिसे आप पंचतंत्र कहते हैं, वो भी इसी समय में लिखी गई. इसी को हितोपदेश कहते हैं, ये भी इसी समय में लिखी गई है. तो ऐसे तमाम चीजें, और इन सब के पीछे ये जो प्रकाष्ठा थी, इकोनॉमिकली बहुत बूम था. इसका फर्स्ट फेज इकोनॉमिकली बहुत बूम था और रोमन एम्पायर से कनेक्टेड था. समय के साथ उधर व्यापार खत्म हुआ, धीरे धीरे इसकी व्यवस्था खत्म हुई. जैसे अगर आज चीन का व्यापार खत्म हो जाए तो उसकी जो उत्कर्ष की व्यवस्था है वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगा. नेचर कहता है. तो कहने का मतलब है कि ट्रेड हमेशा एक अहम रोल सभ्यता के विकास का, शहरीकरण का बढ़ाया है. तो व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. चलिए हम बात करते हैं ऐसे ही गुप्त काल के बारे में, जो मेंस के लिए, आईएएस मेंस के लिए भी 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं. गुप्ताज लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, ये एक अच्छा सवाल होता है. गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक दूसरा सवाल होता है. ठीक है. और समुद्रगुप्त का विजय अभियान, अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता. these 3 type of the question, ठीक है, एंड समाज, सोसाइटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ये 4 क्वेश्चन यूपीएससी का हॉट क्वेश्चन है. हिस्ट्री ऑप्शंस जो रखते हैं, और जो सिर्फ जीएस के हिसाब से देखें तो आर्ट एंड कल्चर, ये गुप्ता का इंपॉर्टेंट है. ये तो हुआ मेंस के ख्याल से, और प्री के ख्याल से तो 200 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से निकल जाता है. इन दैट रिस्पेक्ट वी हैव टू स्टडी गुप्ता एम्पायर. ठीक है. अब आइए गुप्त एम्पायर के लिए हम बात करते हैं. द सोर्स टू नो अबाउट गुप्ता एम्पायर. गुप्त एम्पायर को जानने के हमारे पास साधन क्या है? तो साधन में हम देखते हैं लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक साधन. अब साहित्यिक में भी हमारे पास बहुत है. पुराण है, धर्मशास्त्र है, काव्य और नाट्य संग्रह हैं, कई विदेशी यात्रियों के हस्तलेखन के पुस्तकें हैं, यानी यात्रा विवरण है, ट्रैवेलॉग है, तो बहुत सारे हैं. यानी कुछ हमें रिलीजियस बुक्स, कुछ हमें नॉन रिलीजियस बुक, कुछ ट्रैवेलॉग, इन सब से लिटरेचर से पता चलता है. स्टैम्प्स, बहुत सारे मुहर हैं, उससे हमें पता चलता है. मुद्राएं, करेंसी से हमें पता चलता है. बहुत सारे अभिलेख, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उससे पता चलता है. और उस समय के मंदिर, जो वास्तुशिल्प है, उससे भी पता चलता है. स्मारक कह लीजिए, मेहरौली का लौह स्तंभ भी आप देख लीजिए. जितने मंदिर हैं बहुत सारे, उन्हें हम देख लें तो नंबर ऑफ वेज वी हैव टू सोर्स अप द हिस्ट्री, द नॉलेज अबाउट गुप्ता. फर्स्टली वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट साहित्यिक स्रोत. साहित्यिक स्रोत में आया लिटरेरी सोर्स. इस लिटरेरी सोर्स में हम बात करते हैं पुराण,
एज यू नो दैट देर आर 18 पुराण्स कंसिडर्ड। भारतीय साहित्य के संदर्भ में भारत में 18 पुराणों की चर्चा है। विशेष रूप से विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण ये इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टू नो अबाउट गुप्ता एम्पायर। तो विष्णु पुराण ये लोग वैष्णव ही तो थे, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण ये तीन पुराण इंपॉर्टेंट है। चलिए, मोस्ट ऑफ पुराण इसी समय लिखी गई। अब आते हैं इन तीन पुराणों को अगर संदर्भ में देखें तो पुराणों में इसमें गुप्तों के आरंभिक इतिहास, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ गुप्ता, ठीक है, सीमा निर्धारण यानी बाउंड्रीज ऑफ गुप्ता और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मिलती है एंड नोन अबाउट द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ गुप्ता। तो याद रखिए पुराण, पहला पॉइंट क्लियर। द नेक्स्ट इज द धर्मशास्त्र, रिलीजियस एपिक्स। एज यू नो दैट इसमें हमें गुप्त काल में क्या धर्म थे, क्या संस्कार थे और स्त्रियों की दशा क्या थी, नैतिक आदर्श क्या थे समाज के, what was the moral idealism of the Gupta's society, what was the importance and status of women in Gupta society. These are the some importance in धर्मशास्त्र। अगला है आपका संभवतः बृहस्पति, व्यास, हारीत, ये सब जो स्मृतियां हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति स्मृति, व्यास स्मृति, हारीत स्मृति, ये सब इंपॉर्टेंट है गुप्त काल के समाज के बारे में, धर्म के बारे में, उत्तराधिकारी के नियम के बारे में जानने का। अब काव्य एवं नाट्य शास्त्र। अगर हम काव्य और नाट्य शास्त्र को देखें तो क्या है? काव्य मतलब तो समझ रहे हैं ना, मोटी मोटी किताबें जो पद या गद्य में लिखी गई हो, तो जनरली पद। एज यू नो दैट देयर वाज एक जो है चंद्रसेन हुए, एक नाटक में चंद्रसेन है चंद्रगुप्त के लिए, तो एक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम के लिए चंद्रसेन नाम आया है। तो एक तो ये गुप्त काल में। अब देखते हैं कालिदास की कई रचनाएं। एज यू नो दैट नंबर ऑफ बुक्स ऑफ कालिदास रिटेन बाय कालिदास, देयर आर 7 इंपॉर्टेंट। एज यू नो दैट जो आगे हम चर्चा ही करेंगे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रमोवर्षीय, रघुवंशम एंड मोर। तो ये याद। अगले देवी चंद्रगुप्तम नाटक एक है, रचनाकार इसके भवभूति हैं। इसमें रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश है। चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई रामगुप्त जो कुछ न कुछ वर्ष शासन किया, तो रामगुप्त का प्रकाश जो पड़ता है, रामगुप्त भी था, यह हमें भवभूति की नाटक देवी चंद्र गुप्तम से पता चलता है। और भवभूति ही ने उत्तर रामायण की रचना की, जिसमें लव कुश के बारे में हमें कहानी मिलती है। वाल्मीकि कृत रामायण जो है, इसमें हमें अयोध्या ये लोग लौट आते हैं रावण से युद्ध करने के बाद और कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन लव कुश, सीता का वनवास, फिर से जो है आश्रम में जाना, धरती फाड़ के सीता का समा जाना, लव कुश की कहानी, ये सब हमें भवभूतिकृत उत्तर रामायण में मिलती है, जो संस्कृत में ही लिखी गई। तो भवभूति ने एक उत्तर रामायण लिखा, ठीक है। दूसरा हमने कहा देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखी, और भाषा संस्कृत है, ये आप जान रहे हैं। उस टाइम की पूरी भाषा क्या है? संस्कृत। अब आइए, विशाख दत्त एक हुए जो नाटककार हुए, विद्वान साहित्यकार, नाटक लिखते। उन्होंने एक नाटक लिखी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या होता था? तो प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को मुद्रा राक्षस कहता था। और मुद्रा राक्षस नाम का व्यक्ति के संदर्भ में दिखाया गया है कि कैसे चाणक्य की कूटनीतिक बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी तलवारों के दम पर नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की पाटलिपुत्र में स्थापना की। इसी विषय पर तमाम ये जो है मुद्रा राक्षस नाटक है, जिसे किसने लिखा? विशाख दत्त ने। वेरी हॉट क्वेश्चन, मैं जो भी बात कर रहा हूं बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। अगले पॉइंट पर आइए, हम देखते हैं मौर्य कालीन ही देखते हैं गुप्त वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है। किससे? तो गुप्त वंश की स्थापना की जानकारी ना मिलकर के हमें यहाँ पे किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। तो ये ध्यान में रखिएगा।
अगले पॉइंट पर आइए। मिर्च कटिकम, मिर्च मटिकम और कटिकम एक ही बात है। मिर्च मटिकम का मतलब क्या होता है समझिए। मिर्च मटिकम मतलब है या कटिकम, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। मिर्च मतलब मिट्टी, कटिकम मतलब गाड़ी, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इसमें क्षुद्रक नाम का, या शूद्रक कह लें, शूद्रक नाम का एक व्यक्ति है जो इस नाटक को लिखा है। तो कुल मिलाकर हुआ मिर्च मटिकम नाम का एक नाटक जिसे क्षुद्रक या शूद्रक ने लिखा है। इसका अर्थ है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इसमें हमें गुप्त काल के न्याय व्यवस्था, दंड विधान, पनिशमेंट थ्योरी, जुडिशियल थ्योरी और सोशल कंडीशंस के बारे में पता चलता है, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। अब आइए, उस समय में एक वात्स्यायन हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए। इन्होंने स्त्री पुरुष के यौन संबंधों के ऊपर, रति क्रिया के ऊपर, यानी काम कलाओं के ऊपर अपनी जो है ज्ञान को अर्जित किया और उसको जो है आगे बढ़ाया, और उसके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक पुस्तक लिखी। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि कामसूत्र, काम कलाओं के ऊपर जो है किताब जो किसने लिखी, तो संस्कृत भाषा में गुप्त काल में वात्स्यायन ने लिखी, जो एक काम कला के ऊपर पुस्तक है। बेटा इसमें मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, नायक यानी पुरुष, नायिका यानी स्त्री, यानी यहाँ दो लोग जो आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, प्रेम करते हैं, तो एक स्त्री और पुरुष होते हैं, तो नायक नायिका शब्द कहा गया है। और इसमें नायक नायिका भेद के ऊपर सारी बातें हैं। भेद का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं ना कि कितने प्रकार के घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, नस्ल पढ़ते हैं मुर्गियों के, गाय के, भैंस के, थापड़ करके है, महसाना है, ये है वो है, पढ़ते हैं ना। ठीक ये याद रखिएगा, सेक्स रिलेशन यानी कि यौन संबंध जो है आपस में बनाने के लिए नायक और नायिका का कई भेद किए गए हैं। एक तो क्षेत्र के आधार पर भेद किया गया है कि पंजाब क्षेत्र की स्त्रियां और पुरुष का जो है सेक्सुअल रिलेशन में स्वभाव कैसा होता है। उसी तरह से बेटा जो मध्य भारत का है उसका स्वभाव कैसे, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्त्रियों का स्वभाव या पुरुषों का स्वभाव क्या होता है, जो आपका दक्षिण भारत की स्त्रियां उसका स्वभाव क्या है, गुजरात राजस्थान की तरफ के स्त्री पुरुष का स्वभाव सेक्सुअल रिलेशन में कैसा होता है और किस तरह से वो चाहते हैं, उसके ऊपर दिया है, यानी क्षेत्रीय आधार पर दिया है। इसके अलावे स्त्रियों को हंसनी, हस्तनी, घोड़े, इस सब के सेंस में सिमिलराइज करके बांटा गया है कि कितनी तरह की स्त्रियां होती हैं। और उसके पीछे कुछ है, अब यहाँ मैं डिटेल चाह के भी आपको नहीं कह सकता, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बस थोड़ा सा कहता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा आप सभी लोग एडल्ट हैं बेटा, वयस्क हैं, और हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम में कुछ भी नहीं है, नकली बेचता है किताब। हिंदी मीडियम की वात्स्यायन का कामसूत्र जरूर पढ़िए। 100 रुपये या 50 रुपये की पुस्तक होगी, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको समझना चाहिए। और बहुत ही सही बातें, 80% बातें उसकी सही है, उस जमाने के हिसाब से शायद 100 हो, लेकिन आज के संदर्भ में 80% बातें सही है। तो ये चीज़ें ऐसे ही जो पुरुष के लिए भी कहा गया है कि अश्व होता है, गधा होता है, हाथी होता है, हर तरह के होते हैं, और उसके संदर्भ में जो है योनि और लिंग के बारे में बहुत सारी विषय के बारे में जानकारी है, और कब करें, कैसे करें, किस समय करें, किस स्थिति में करें, लड़की को कैसे पसंद है, लड़का को कैसे पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहिए। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, माँ बाप भी बनिएगा कल आप, तो माँ बाप बनिएगा तो बेटे बेटी की शादी करनी पड़ेगी, उस वक्त भी आपको ये ज़रूरत महसूस होगी जो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हाँ ये सब देखा जाना उचित है, ताकि भविष्य में कोई तलाक ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आज जो डिओड्रेंट का जो प्रयोग होता है उसके पीछे भी बहुत बड़ा है, मतलब शरीर का, लोगों का सेक्सुअल टाइम का जो स्मेल होता है या शरीर का जो स्मेल होता है उसकी वजह से कई तलाक होते हैं, गलत तरीके से रिलेट करने के लिए भी कई तलाक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, समझना चाहिए। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, आपका टीचर हूँ मैं कह रहा हूँ, आपको समझना चाहिए, ठीक है, पढ़ना चाहिए। चलिए जो भी है, तो याद रखना है। अब मैंने कहा वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, ठीक है, कामसूत्र में सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन पे बात नहीं है, नायक और नायिका भेद नहीं है, बल्कि उस समय का समाज, खान पान, सोलह श्रृंगार और भी बहुत सारी व्यवस्था है, उस टाइम की अय्यासी, उस टाइम का लेविश लाइफ, विलासपूर्ण जीवन, गणिका व्यवस्था, ये सब बहुत सारी चीजों का जिक्र वहां है। नेक्स्ट की बात करें, अब आते हैं वेशभूषा, आभूषण, सुगंधित द्रव्य, वाद्य यंत्र, संगीत, जनता के
मनोविनोद के बारे में भी हमें वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। एक किताब है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ये गुप्त शासकों के बारे में बताता है, जो एक आपका बौद्ध साहित्य है जो गुप्त काल के बारे में बताता है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प। अब आते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। एज यू नो दैट 399 में मालूम ही होगा भारत आया और 412 में 14 में चला गया, 414 में गया। वो कौन था आप भी जानते हैं। ये था आपका फाहियान, जो चीन के सिचुआन प्रांत से आया था। सिचुआन तो मालूम ही है कहाँ है, तो सिचुआन प्रांत जहाँ पे हुएनसांग रहते हैं, सिचुआन प्रांत से आया था। और वो बदखशा होते हुए अफगानिस्तान टच करते हुए भारत, आज के पाकिस्तान को रावलपिंडी वाले ऊपर टच करते हुए कश्मीर में एंट्री लेते हुए फिर भारत में आया, थानेश्वर आया। थानेश्वर से देखते हैं फिर वो आपके दिल्ली वाले क्षेत्र में आया। दिल्ली वाले क्षेत्र के बाद जो है वो कन्नौज गया। कन्नौज से जो है फिर वो आगे बढ़ा, कपिलवस्तु वगैरह गया। कपिलवस्तु तो जानते हैं ना, नेपाल में है। उसके बाद वैशाली आया, वैशाली से पाटलिपुत्र गया, पाटलिपुत्र से आकर के ये सब क्षेत्र देखते हुए फिर चला गया ताम्रलिप्ति, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से फिर चला गया श्रीलंका, और श्रीलंका से फिर मलुक्का पास को पास करते हुए चाइना की ओर चला गया। चाइना से आया चाइना की ओर। तो वो ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे स्पष्ट तो होगा नहीं, पर हमारी कोशिश होगी इस ग्राफ को देखा जाए। वैसे मैं PDF फाइल में ये ग्राफ आपको जरूर भेजने का कृपा करूँगा। देखिए बेटा, मुझे उम्मीद कम है कि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये जो ब्लैक वाला रास्ता है ना, ये इस तरह से आया और इस तरह से फिर श्रीलंका से आया और श्रीलंका होकर चला गया। देखा, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इस तरह से आया, इस तरह से आया, और फिर इस तरह से श्रीलंका होते हुए फिर चला गया। ये चीज़ है। PDF फाइल भेजूंगा, उसमें क्लियर आपको आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो फाहियान का यात्रा वर्णन है, जिसके बारे में हमें जिक्र मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी, तो सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय के ही बारे में नहीं, वो ऑलरेडी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया था कौन, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में भी जानकारी हमें देता है। तो फाहियान का यात्रा, वो पाटलिपुत्र भी गया था। पाटलिपुत्र को वो पाली प्रोथा कहता है, वही कहता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। अब आइए, फाहियान तो देख लिए, अब आते हैं हम। तो इससे सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का पता चलता है फाहियान के यात्रा वृतांत से। अच्छा, फाहियान ने जो किताब लिखी भारत पर, इसका नाम है CUK। फाहियान द्वारा लिखी पुस्तक CUK है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब आइए, शुंग, ठीक है, शुंग युग था, जो चीनी यात्री था। हुन आक्रमण के बारे में हमें जानकारी देता है। तो शुंग युन जो चाइनीज ट्रेवलर था, वो भी भारत आता है और हमें हुन आक्रमणों की जानकारी देता है कि किस प्रकार से हुन शासक बार बार सत्ता पर आक्रमण कर रहे थे, और हुनों ने ही गुप्तों की श्री लक्ष्मी को हीन कर दिया, यानी उसके व्यापार वाणिज्य समृद्धि को नाश कर दिया उन्होंने। जैसे आज सीरिया को किसने नाश किया, बगदादी ने। यमन में कौन नाश कर रहा है, सऊदी अरब और होतू सब मिलकर के। अफगानिस्तान की समृद्धि को किसने विनाश किया, तालिबानियों ने। सामने में है, सोचना पड़ेगा। अब आइए, हावेनशांग बहुत बाद में आता है, हर्षवर्धन के समय में, लेकिन हर्षवर्धन के समय में आता है। और देखते हैं 633 से 642, तो 33 नहीं 639 में एक्चुअली एंट्री लेता है। 633 में तो हर्षवर्धन के दरबार में आता है, तो 629 से 642 तक रहा। और उसने जो है हर्षवर्धन के बारे में तो जानकारी दिया है, पर हर्षवर्धन से पहले जो यहाँ गुप्त साम्राज्य था उसके बारे में भी हमें जानकारी देता है हवेनसांग, ठीक है। व्यूली नाम के व्यक्ति ने हवेनसांग की जीवनी लिखी, ये भी सवाल आता है आपका, व्यूली। अब इत्सिंग है, तो इत्सिंग नाम का एक 7वीं सदी में व्यक्ति है, जो चाइनीज ट्रेवलर है। 671 में आता है, 695 में जाता है। इस तरह से देखा जाए तो वो लगभग 24 वर्ष भारत में रहता है।
इस 24 वर्ष में उसने भारत को जहाँ को समझा उसके बारे में लिखा है। तो हमने आपको दिखा 4 तो चाइनीज ट्रेवलर ने, 4 चाइनीज, 4, ठीक है, चाइनीज। एक तो देखा आपने फाहियान आया, दूसरा जो है शुंग युन आया, तीसरा हवेनसांग, चौथा इत्सिंग। ये 4 के क्रम भी बता दिए किसके बाद कौन आया। अब आइए अल बरूनी, उसके बारे में बात करें। अल बरूनी जो आता है तो 11वीं सदी में आता है, मोहम्मद गजनवी के साथ आता है, और उसने किताबुल हिंद नाम की पुस्तक लिखी, नहीं, और किताबुल हिंद में जो है उसने जो है अरबी भाषा में लिखी है, और भारत के धर्म, रम, शिक्षा वगैरह के बारे में जानकारी देता है, कला संस्कृति के बारे में, और ऑब्वियसली गुप्त काल के बारे में भी कुछ जानकारियां वो देता है। तो अल बरूनी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ओके। और वो उज्बेकिस्तान से आया था। चलिए अब हम देखा पुस्तक से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य मतलब इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। तो इंस्क्रिप्शन एविडेंस में देखते हैं हम समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिसे हरिशेन प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है, और 1-2 नहीं बताता है कि उसने 9 राजाओं को जो मध्य प्रांत में थे जीत करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसने ऐसे 9 दक्षिण भारत के राजाओं को 12 दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया और उसका राज्य उसे वापस कर दिया, ले जाओ, अधीनता कबूल किया। कहते श्रीलंका के राजा को भी पराजित किया, लेकिन श्रीलंका के राजा ने डर से ही अधीनता कबूल कर ली कि कहीं और आगे न बढ़ के आ जाए, और नजराना भेजता रहा। अपने सीमा के सीमाई प्रदेशों वाले राज्यों जैसे भूटान, नेपाल, असम, इन सब के आसपास बंगाल का जो क्षेत्र था उसको पराजित करके छोड़ दिया कि शासन करो, पर हमारे यहाँ सामंत के रूप में भी काम करो। फिर पश्चिमोत्तर भारत यानी नॉर्थ वेस्ट के जो है 9 राज्यों को जीत करके फिर उसको छोड़ दिया कि भाई हमारी अधीनता, हमारा जो वजूद को देखो। 1-2 नहीं, 40 वॉर की इसने, 40 युद्ध किए, 40 राजाओं का हिसाब लगाया, 40 मारने वाले, एक में भी हारा नहीं, ऐसा माना जाता है। धरणीबद्ध इसका नाम है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें ये सब जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, और कहते हैं कि उसने चारों दिशाओं में अपना राज्य कायम किया, और 4 दिशाओं के राजा से मतलब भगवान से इसकी तुलना हुई। तो चारों दिशाओं के 4 भगवान माने जाते हैं। नॉर्थ में यम, साउथ में कुबेर, ईस्ट में इंद्र, और वेस्ट में अरुण भगवान, वरुण। तो यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, 4 देवताओं से समुद्रगुप्त की तुलना होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आइए हम देखते हैं समुद्रगुप्त की विजय अभियान, सीमा जानकारी, ये सब हमें मतलब प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्थित गरुड़ स्तंभ, आयरन पिलर, जो आपके दिल्ली में है, साउथ में महरौली में, तो उस आयरन पिलर से पूरी जानकारी मिलती है। उस टाइम की धातु कला की जानकारी मिलती है, उनके राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, क्या क्या नाम था उसका जानकारी मिलती है। और उदयगिरी गुफा अभिलेख है इसी चंद्रगुप्त द्वितीय का, उससे भी जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त का भिलसड़ अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, इन सब से हमें जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त का भिलसड़, गढ़वा, मंदसौर अभिलेख से, और स्कंदगुप्त का भीतरी गुफा अभिलेख और कहोम अभिलेख। तो स्कंदगुप्त का भीतरी और कहोम, तो देखा आपने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं उस समय के जो हमें जानकारी देता है। अब आइए मुद्राएं, करेंसी, यानी कौन सी ऐसी करेंसी है जिससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। अभी तक आप गुप्त काल की जानकारी ले रहे हैं, हॉट क्वेश्चन होता है, इसको इग्नोर मत करिएगा। तो गुप्त काल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां उस समय के सिक्कों से मिलता है, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्रा पर उसकी पत्नी कुमार देवी का भी चित्र है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड विद लिच्छवी कन्या कुमार देवी, एंड कुमार देवी एंड चंद्रगुप्ता बोथ डिपिक्टेड ऑन कॉइन्स, चित्र पर दोनों के चित्र उत्कीर्ण है सिक्कों पर। फिर है जिसमें लिच्छवियों के संबंध की जानकारी मिलती है। फिर हमारा है कि समुद्रगुप्त के चांदी के सिक्के पर लिच्छवी दोहित्र लिखा है, जिसमें वो एक शेर के ऊपर बैठा वीणा लिए हुए वीणा बजा रहा है समुद्रगुप्त, और ये चांदी के सिक्के पर लिखा है लिच्छवी दोहित्र, यानी लिच्छवियों का नाती, यानी कि इसकी माँ कुमार देवी लिच्छवी कन्या थी, ये प्रूफ होता है।
और हमें ये पता चलता है सिक्कों से कि समुद्रगुप्त का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, लिच्छवी का दोहित्र है, माँ उसकी कौन है, और ये भी पता चलता है कि ये खुद संगीतज्ञ है, वीणा वादक है, और शेर से इसकी तुलना भी की जाती है। ये बात अब है मोहरें। मोहरें यानी स्टैम्प्स। वैशाली से अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं, यानी वैशाली में बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई, जिससे ये पता चलता है कि उस समय में व्यापारी वर्ग जो थे अपने अपने ब्रांड के हिसाब से चलते थे, उनकी अपनी मोहरें होती थी। अब आइए स्मारक। तो हम जानते हैं गुप्त काल में सांस्कृतिक उन्नति बहुत हुई। राजा प्रजा की धार्मिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में गुप्त काल में बहुत सारे गुफा मंदिर बने और भी धार्मिक क्रियाकलाप हुए, उसकी जानकारी हमें मिलती है। प्रमुख स्मारक में भूमरा का शिव मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, भीतर गांव का लड़खान मंदिर है। ठीक है, ये है। इस सबसे हमें दशावतार के लिए, त्रिदेव के लिए, पंचरत्न के लिए, पंचदेवता के संदर्भ में, वास्तु शिल्प के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ, बुद्धगुप्त का गरुड़ स्तंभ, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ, ऑल दीज आर नंबर ऑफ द स्मारक है जिससे हमें ये जानकारी मिलती है। अब आइए मूर्ति कला। गंगा यमुना इत्यादि की मूर्तियां बनती थी। हमें इस समय के कुछ मूर्ति मिले हैं जिसमें गंगा नदी को एक मानवीकरण करके, स्त्री का रूप देके, देवी का रूप देके, माता के रूप में, गंगा माता के रूप में पूजा हुआ है। जानते हैं कैसे समझिएगा? तो एक लेडीज है और वो लैकोस्टे यानी घड़ियाल, जो मीठे पानी का रहता है, लंबे चोंच वाला, घड़ियाल पे खड़ी है। बात समझाइए? और ऐसे जल ली हुई है, गंगा जल। यमुना नदी का यमुना देवी के रूप में, यानी पर्सोनाफाइड करके फीमेल डाइटी के रूप में आया है। और वो यमुना देवी जो है किस पे खड़ी है मालूम है? वो खड़ी है कछुआ, टॉर्टोइज पे। तभी से आप कहते हैं कि गंगा का वाहन घड़ियाल, यमुना नदी का वाहन या यमुना देवी का वाहन कच्छप है, और दोनों खड़ी है। जानते हैं मोस्टली इन दोनों का जो है पवित्र रूप से संदर्भ है, और इन दोनों देवी का मूर्ति जनरली मंदिर के, शिव का मंदिर जहां भी होगा तो पुराने शिव के मंदिर के बाहरी द्वार पर दीवारों के पास ये मूर्ति होती है। एनसीईआरटी 2012 से पहले जो छपा था ना, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, उसके पिछले पन्ने पर दोनों की मूर्ति है एज इट इज। ठीक है, अब आइए अब अगले पॉइंट पर है। एक महादेव। चलिए, तो यहां तक आप आ गए। अब बात करते हैं। सवाल उठता है कि गुप्तों की चित्रकला, चित्रकला क्या है? तो अजंता की चित्रकला, भित्ति चित्रकला, वॉल पेंटिंग्स। अजंता के बाद एलोरा है, बाघा है। तो गुप्त काल से रिलेटेड अजंता है और बाघा है, एलोरा में नहीं है।
तो अजंता और बाघा, बाघा ग्वालियर के आसपास का पड़ जाता है और अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। अब आइए गुप्तों की जाति। तो गुप्तों की जाति के बारे में हमने बताया था ही, डॉक्टर अल्तेकर और रोमिला थापर ने कहा कि ये वैश्य थे और यही मान्य है। ब्राह्मण डॉक्टर मजुमदार राय चौधरी कहते ब्राह्मण थे, पर यह मान्य नहीं है। डॉक्टर जायसवाल इतिहासकार हुए, उन्होंने शूद्र कहा है, वो शूद्र नहीं मान्य है। और डॉक्टर ओझा ने कहा कि ये क्षत्रिय थे, ये सही मान्य है, लेकिन क्षत्रिय थे ये मान्य है इसलिए कि क्षत्रिय धर्म को अपना लिए, वैश्य थे और क्षत्रिय धर्म को अपना लिए, ये ध्यान रखें। अब आइए एक नाटक है बेटा कौमुदी महोत्सव, जिसमें चंद्रसेन को काशकर तथा लिच्छवियों को मलेच्छ कहा गया है, तो कोई इश्यू नहीं है। अब आइए गुप्तों का मूल निवास स्थान, ये एक सवाल होगा कि गुप्त लोग ओरिजिनली कहाँ रहते थे। तो गंगा यमुना द्वीप, गंगा यमुना द्वीप का क्षेत्र गुप्तों का सामान्य निवास स्थान था, ऐसा डॉक्टर जायसवाल कहते हैं, जो इलाहाबाद के कौशाम्बी के आसपास के रहने वाले थे, और यही मान्य है। ये सवाल खूब आता है और उत्तर प्रदेश के पीसीएस में तो हॉट क्वेश्चन होता है। याद रखिएगा गुप्त काल बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जो पीसीएस एग्जाम है वो मेन क्वेश्चन होता है, प्री और मेंस दोनों में गुप्त काल, क्योंकि वो वही एरिया है सबसे पहले, वो उसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। तो गुप्तों का निवास स्थान गंगा यमुना द्वीप रहा है, कौशाम्बी यानी इलाहाबाद के पास जो कौशाम्बी है उसके आसपास का क्षेत्र, और इसे माना गया है। ठीक है, अब आइए कुषाणों के खंडर पर गुप्तों ने अपना साम्राज्य जमाया। मैंने क्या कहा था, श्री गुप्ता जो है फ्यूडल ऑफ कुषाण, कुषाण वंश का सामंत था, यानी कुषाणों के खंडर पे गुप्तों ने अपना साम्राज्य बढ़ाया, बिल्कुल सही। अब आता है गुप्त संवत कुषाणों के सामंत थे, तो गुप्त संभवतः कुषाणों के सामान थे, और ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब कुषाणों से गुप्तों ने क्या सीखा, बहुत हॉट क्वेश्चन आता है, थोड़ा लेवल को हाई करके सोचिएगा, ठीक है, लेवल थोड़ा हाई रखिएगा। कुषाणों से गुप्तों ने क्या सीखा, व्हाट लर्न गुप्ता फ्रॉम कुषाणा। घोड़े का लगाम, घोड़े का जिन, बटन वाले कोट, पतलून जो स्लैक्स टाइप का जो पैंट होता था पतलून, और जूते का प्रयोग, बूट, ये सब जो है गुप्तों के काल में जो सैनिकों के लिबास बने राजाओं के, वो सब कुषाणों से सीखे। अब आइए गुप्त राजाओं को आदित्य महारथी कहा जाता। गुप्त राजाओं को जनरली क्या कहते हैं, आदित्य महारथी। आदित्य यानी विक्रमादित्य, आदित्य विक्रमादित्य, ये याद रखिएगा। और महारथी क्योंकि बड़े बड़े जो है ये लोग थे, रथों पर क्या कहते हैं, हाथी तो था ही, लेकिन गुप्त काल में क्या होता है, घोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और घोड़े इंपॉर्टेंट मतलब क्या है कि रथ, एक घोड़े जो है रथ में 2-4 घोड़े जुते रहते थे, तो महारथी रथ, ये ध्यान रखना है। मूल शक्ति का आधार युद्ध में घोड़े थे, कहने का मतलब है गुप्त काल में अब मूल शक्ति, युद्ध में मूल शक्ति का आधार क्या हो गया, हॉर्स। हाथी इंपॉर्टेंट नहीं रहा, हॉर्स। प्रथम संभवतः सत्ता का केंद्र था, यानी जो प्रथमतः जो सत्ता का केंद्र था वो क्या था, प्रयाग, इलाहाबाद। तो प्रयाग जो है ये सबसे पहले सत्ता का केंद्र यही था श्रीगुप्त का, ठीक है। अब आइए मुख्य प्रांगण मध्य प्रदेश की उर्वर भूमि रही है, ठीक है। पेशा बिहार यूपी, यानी कि इन द बिगिनिंग में गुप्त काल का जो क्रीड़ा स्थल रहा, जो साम्राज्य को स्थापित करके आगे बढ़ाने का रहा, वो कहाँ रहा, तो आप कहेंगे क्या, प्रयाग यानी यूपी और मध्य प्रदेश। बाद में वो जुड़ेगा वेस्टर्न यूपी, फिर वेस्टर्न मध्य प्रदेश, राजस्थान की ओर जाएगा, और पूरब में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार की ओर जाएगा। पर शुरुआत कहाँ है बेटा, संयुक्त प्रांत, ठीक है ना, याद है, और मध्य प्रांत। संयुक्त प्रांत यूपी, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश, ये था। अब आइए हम देखते हैं 335 ईस्वी से 455 तक गुप्तों ने अंतर भारत के राजनीतिक सूत्र में बांध दिया, यानी जो आंतरिक भारत है, इंटरनल जो इंडिया था, उसमें जो छोटे छोटे राज्य थे उन सबको यूनाइट करके एक राज्य बना दिया,
कब? तो 335 से 455 के बीच। ये हम पॉइंट क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसका समय है ये? समुद्रगुप्त के संदर्भ में ही आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है अनुगंग। अनु मतलब छोटा होता है, तो मध्य गंगा भाग। याद रखिए अनुगंग एक शब्द है जिसका अर्थ है मध्य गंगा भाग, और मध्य गंगा भाग का मतलब है उत्तर प्रदेश और बिहार का जो गंगा वाला प्रदेश है वो मध्य गंगा भाग। अनु मतलब मध्य। अब आइए 230 ईस्वी सन के आसपास कुषाण सत्ता समाप्त हो गई। 230 में कुषाण सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। तब मध्य भारत का एक बड़ा भाग मुरुंडों के हाथ आया, ठीक है, और उन मुरुंडों को संभवतः कुषाणों के रिश्तेदार थे, और मुरुंडों ने 250 ईस्वी तक शासन किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। ये माना जाता है कि कुषाणों ने मध्य भारत में पाटलिपुत्रा, प्रयाग, मध्य प्रदेश के पार्ट में 230 बीसी तक 230 एडी तक शासन किया। उसके बाद उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया मुरुंडों ने। और मुरुंड कौन थे? तो मुरुंड जो थे वो कहीं ना कहीं कुषाणों के रिश्तेदार थे और रूलर क्लास में आते थे, तो मुरुंड ने उसकी जगह ले लिया। अब इन मुरुंडों को जो है 250 तक देखते हैं शासन करते हुए, लेकिन 20-25 साल शासन किया। और कुषाणों के ही सामंत थे श्रीगुप्त, फिर मुरुंडों के संदर्भ में रहे, और अंततः मुरुंडों की शक्ति छिन्न हो गई और जो है ये डेवलप हो गए, श्रीगुप्त ने डेवलप कर लिया। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप देखें कुषाण के बाद मुरुंड, मुरुंड के बाद गुप्ता, पर गुप्ता का शुरुआत मुरुंड के ही समय नहीं, कुषाणों से ही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मुरुंड के संदर्भ में, भूलिएगा मत। अब आइए आप देखते हैं 275 ईस्वी गुप्तों ने अपनी सत्ता को संकेंद्रित करके एस्टैब्लिश्ड कर लिया। तो 275 में एक तरह से स्वतंत्रता की घोषणा किया श्रीगुप्त ने। गुप्तों का आदि पुरुष, फर्स्ट मैन, प्रथम पुरुष या संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, जो 275 ईस्वी से आगे शासन करना शुरू किया। श्रीगुप्त के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब आइए श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र हुआ घटोत्कच। घटोत्कच सत्ता का केंद्र प्रयाग ही था, यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच ने प्रयाग से ही सत्ता संभाली। अगर आपसे ये कह दे कि गुप्तों की प्रथम सत्ता का केंद्र क्या था, प्रथम राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र, द्वितीय क्या थी, तो ये, लेकिन प्रथम तो सत्ता का केंद्र कहाँ था, तब क्या जवाब दीजिएगा? जैसे चोला, मिडाइवल के चोला में कहते हैं ना, विजयालय का सत्ता का केंद्र उरयूर, उरयूर से आया तंजावुर, तो ये था प्रयाग, प्रयाग से। तो प्राथमिक स्तर पर वो प्रयाग में है, मतलब श्रीगुप्त, और घटोत्कच प्रयाग से शासन कर रहा है, इसको ना भूलें, ये सवाल आएगा। इन दोनों में राजा की उपाधि धारण नहीं की। मैंने पहले ही कहा श्रीगुप्ता और क्या कहते हैं घटोत्कच राजा की उपाधि धारण नहीं की, तो ये ध्यान रखना है। ये दोनों ने राजा की, और दोनों का शासन कहाँ है? सत्ता का केंद्र प्रयाग, सामंत, राजा का उपाधि धारण नहीं किया, ऐसे याद। अब आइए, अब देखते हैं हम तीसरे नंबर पे आता है चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 334 ईस्वी तक लगभग 15 वर्ष। इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ, जो एक सिक्के पर चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी कुमार देवी का चित्र है। अब इसने 319 इसमें गुप्त संवत की शुरुआत की। बिल्कुल, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की, ये क्वेश्चन खूब आता है। अब है चंद्रगुप्त का स्वर्ण मुद्रा है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने एक गोल्ड मेड क्वाइंस इशू किया, स्वर्ण मुद्रा, जिस पर उसे कुमार देवी के साथ सिंह पर बैठी है। नीचे लिखा हुआ है लिच्छवी, सिर्फ लिच्छवी, दौहित्र नहीं, लिच्छवी, यानी लिच्छवी कन्या है। अब है मनु संहिता में लिच्छवी को पतित, क्षत्रिय, वत्सल्य कहा गया है। मैंने क्या कहा कि मनु संहिता में लिच्छवियों को क्या कहा गया है? पतित, यानी अधर्मी, ये कहा गया। क्षत्रिय, वारल्य क्षत्रिय, तो व्रात्य क्षत्रिय, ये कहा गया। कोई इश्यू नहीं है। साकेत पर शासन किया, प्रयाग, बिहार तथा मगध पर शासन किया।
साकेत मतलब होता है अयोध्या, तो ये अयोध्या तक अपना केंद्र को लाया चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने क्या कहा, ये मगध पाटलिपुत्र। तो देखिए बहुत अच्छा है कि इधर वेस्ट में, प्रयाग से किधर गया वो, वेस्ट में, तो मानने की बात है कि कहाँ तक आया, अयोध्या तक। और इधर कहाँ पहुंचा है, तो ये आप देख रहे हैं कि इधर पहुंचा है ये पाटलिपुत्र तक। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। अब आइए 26 फरवरी 320 सदी गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है, 26 फरवरी को, लेकिन एक्चुअली 319 ही रखिएगा। हाँ, अब आया भविष्योत्तर पुराणानुसार समुद्रगुप्त ने अपने पिता चंद्रगुप्त की हत्या की। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी कन्या थी। इसका स्वर्ण सिक्का मिला है जिस पर जो है कुमार देवी और चंद्रगुप्त दोनों का जो है चित्र है और लिच्छवी यहाँ लिखा हुआ है। इसे पता चलता है ये वैश्य समुदाय का था और अपनी स्थिति को प्रगाढ़ करने के लिए क्षत्रिय कुल में शादी किया लिच्छवी कन्या से, जो उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त ने अपने पिता चंद्रगुप्त की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। ये कौन सी किताब कहता है ऐसा, भविष्योत्तर पुराण, भविष्योत्तर पुराण। ये बस एक लाइन दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला राजा है समुद्रगुप्त। तो देखिए आप कहां तक पहुंच गए हैं आपको पता है, ठीक है ना, तो याद रखना है समुद्रगुप्त, ये अब तीसरे राजा की बात आप कर रहे हैं। ये क्लियर, चंद्रगुप्त क्लियर, ठीक है। अब समुद्रगुप्त चौथे राजा की बात कर रहे हैं। समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 लगभग 45 वर्ष तक शासन किया और इसका समकालीन श्रीलंका का राजा मेघवर्मन था। एक सवाल, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन भारत के किस शासक के समकालीन था? हु वॉज द कंटेम्पररी ऑफ समुद्रगुप्ता इन श्रीलंका? मेघवर्मन। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और हर साल नजराना भेजता था। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अपने एक दूत को भेजकर अनुरोध किया कि अगर आप आज्ञा दें और आप अनुमति दें तो हम बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनाना चाहते हैं और जो बौद्ध धर्मी लोग यहाँ से जाते हैं दर्शन के लिए उनके लिए एक आश्रम की स्थापना करना चाहते हैं। समुद्रगुप्त ने आज्ञा दी तो श्रीलंका का राजा मेघवर्मन ने बोध गया में समुद्रगुप्त के अनुमति पर एक बौद्ध मंदिर बनाया, दूसरा बौद्ध धर्म के रुकने के लिए आश्रम बनाया। अब इन मंदिर और आश्रम के खर्चे कैसे चले उसके लिए समुद्रगुप्त ने अपनी तरफ से 2 गांवों का भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू ऑफ 2 विलेज, दैट अमाउंट डेडिकेटेड टू, ग्रांटेड टू बोथ ऑफ टेम्पल्स एंड आश्रम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेघवर्मन अधीनता, सालाना नजराना, अनुमति से बोध गया में मंदिर, आश्रम और उनके खर्च के लिए समुद्रगुप्त ने 2 गांवों का भूराजस्व डोनेट कर दिया फॉर ऑलवेज। हॉट क्वेश्चन। अब आइए, अब अगला है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बिल्कुल, ये किसने कहा? विसेंट स्मिथ नाम के इतिहासकार हुए। उन्होंने प्राचीन भारत के ऊपर किताब लिखी और उसने अपने देश, अपने यूरोप के नेपोलियन बोनापार्ट के चरित्र को देखते यहाँ तुलना किया तो देखा जैसे वो कभी कोई युद्ध नहीं हारा तो समुद्रगुप्त भी कभी कोई युद्ध नहीं हारा और 1 2 नहीं 40 युद्ध किए, सब जीता। इसलिए इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगर वहाँ पर इतिहास पढ़ें तो वहाँ नेपोलियन का नाम है समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप, समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस, ऐसे। 1 पॉइंट ये हो गया। समुद्रगुप्त को अपने एक चांदी के सिक्के पर हाथ में वीणा लिए सिंह लॉयन पर बैठा दिखाया गया है और सिक्के पर लिखा है लिच्छवी दोहित्र। इसे लिच्छवी दोहित्र का सिक्का कहते हैं। ये चांदी का है, शेर पर बैठा है। शेर का मतलब सत्ता, राज्य, साम्राज्य, और उसकी वो सवारी कर रहा है यानी वहां का राजा, और वीणा बजा रहा है। तो 2, एक तो इसे ये पता चला कि ही वॉज म्यूजिशियन, वो संगीतकार है, वीणा वादक है,
वीणा बजा रहा है, और संगीत जब बजता है तो शांति। शांति मतलब संधि, संधि मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा। संगीत तब कब सुनते हैं? जब मन खुश रहता है या दुखी है तो खुश करने के लिए। तो संगीत समरसता को दिखाता है, एवरीथिंग इज ओके को दिखाता है, यानी सब बढ़िया है को दिखाता है। यानी ये दिखा रहा है समुद्रगुप्त का राज जो है सब बढ़िया है। ये संदर्भ आपको समझना है। अब आइए, तो अब तो एक तो ये देख लिया। अब अगला है समुद्रगुप्त के सिक्के, तीर और धनुष के साथ। तीर धनुष भी लिया हुआ है समुद्रगुप्त। एक सिक्के पे ये है, एक सिक्के पे बाघ के बैठ के वीणा बजा रहा है, 2 है। फिर तीसरा है अश्वमेध यज्ञ करते हुए, घोड़ा तलवार से घोड़ा को बलिदान करते हुए, काटते हुए दिखाया गया है। तो अश्वमेध यज्ञ करते हुए, यानी वह एकमात्र गुप्त शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, समुद्रगुप्त। कितने किए? 1 किए। क्या कहलाया? भारत का नेपोलियन। कभी कोई युद्ध हारा? नहीं हारा। किसने कहा भारत का नेपोलियन? विसेंटे स्मिथ ने। इसे सिक्के पर क्या देखते हैं? तो तीर धनुष लिए हुए, बाघ पर बैठा वीणा बजाते हुए, और ये कभी बताया अश्वमेध यज्ञ करते हुए। अश्वमेध यज्ञ को यूप सिक्का कहते हैं। यूप यानी बलिवेदी। बलिवेदी इसमें बनी है जिसपे हम फंसा देते हैं गर्दन घोड़े का, फिर घोड़ा को काट देते हैं गर्दन। तो ये चीज, तो इसको ये कहते हैं। तो आपने देख लिया आपने, तो एक शेर के साथ भी है, और एक सिक्के में कुल्हारा, जैसे है ना परशुराम कुल्हारा लेके चलते हैं, ठीक वैसे एक सिक्के में कुल्हारा लिए हुए हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो आप बहुत सारे हैं। अब समुद्रगुप्त के सिक्के ये हो गए। अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मैंने क्लियर बताया कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख उसके चारों तरफ के 40 राज्यों का जीत का वर्णन है, जिसमें किस राज्यों के साथ कौन सा काम किया। यानी दक्षिण के राज को अनुग्रह प्रदान, जीत लिया और फिर कहा जाओ एंजॉय करो, तो अनुग्रह देना। और अब सेंट्रल में जो राज थे जीत के अपने राज्य में मिला लिया। अपनी सीमाई बॉर्डर पे जितने राज थे उसको जीत करके कहा कि हमारे अधीन राज करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नजराना भेजते रहो, और अपने अपने बेटी का यहाँ पे शादी करो, और पुत्र को सामंत के रूप में हमारे यहाँ काम करने भेजो। ठीक वैसे ही तो देखते हैं अकबर के समय में, अपना राज करो राजपूताना में, मान सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह जो भी है। लेकिन यहाँ पर जो है शादी विवाह भी करवाया, और यहीं पर क्या करवाया, तो उसका मनसबदार के तौर पे यहाँ नौकरी पे रखा। बात को समझ रहे हैं? गुप्तों के संबंधवादी ढांचे को ही मुगल ने अपनाया। यहाँ पर सोचना पड़ेगा, वो भी हमारे से ही सीख लिए हैं जनाब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो एक तो ये देखा चारों तरफ जीता, तो 4 देवताओं से तुलना हो गई इसकी, यम, कुबेर, इंद्र और वरुण से, और युद्ध कभी हारा नहीं। इस प्रशस्ति को, यानी प्रशंसा को किसने लिखवाया? कौशाम्बी के अशोक के स्तंभ लेख पर लिखवाया। कौन? तो कौन? यही है, हरिसेन नाम का राजकवि था, जो इसके दरबार में था। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। हरिसेन, हरिसेन राजकवि है, युद्ध और शांति मंत्री, जिसको आप क्या कहते हैं? संधि विग्रहक मंत्री है। कुमारामात्य, वो राज्यपाल भी है एक क्षेत्र का, तो कुमारामात्य भी है। महादंडनायक, यानी वो दंडाधिकारी, मैजिस्ट्रेट भी है। एक व्यक्ति 4 पद पे है, यानी एक व्यक्ति और कई पद उस समय में प्रचलित थे। वंशानुगत पद भी थे। यही हरिसेन जब मरेगा तो उसका बेटा वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का महाकवि, महादंडनायक, कुमारामात्य सब होगा, और संधि विग्रहक भी होगा वीरसेन। तो ये एक तो ये भी पता चलता है आपको कि परंपरागत था, वंशानुगत भी था, और एक व्यक्ति कई पद धारण करता था। तो हरिसेन ने ये प्रशंसा पत्र लिखवा दिया प्रयाग प्रशस्ति पे, इसलिए इसका नाम पड़ गया हरिसेन प्रशस्ति। याद रहेगा, ये ध्यान में रखिए। अब आइए, यहीं पर उसकी तुलना 4 देवताओं से हुई है समुद्रगुप्त की। अब आइए, तो 4 देवता हो गया, कहीं किसी के लिए वो कुल्हारा है, तो कहीं किसी के लिए बुखार है, ऐसे यम है, किसी के लिए कुबेर है, तो ये है। अब आइए, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को देखिए, इसने जो चारों तरफ युद्ध किया, और ये सारा वर्णन मैं कहाँ से उठा रहा हूँ? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के ऊपर ही ये सारी चीजें लिखी हैं, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। ठीक है, कैसे? तो महेंद्र, यानी जो कौशल बिलासपुर जिला है,
कौशल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आसपास, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। तो महेंद्र यानी बिलासपुर जिला, कौशल राज, ठीक है। तो महेंद्र राजा को पराजित किया। महेंद्रगिरी ये पिष्टपुर गोदावरी जिला के तट पे है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे महाराष्ट्र के टचपिंग में, उसको हराया। व्याघ्र राजा महाकटक उड़ीसा, उड़ीसा का राजा था व्याघ्र राजा, उसको पराजित किया। हस्ती वर्मन ये बेंगी कृष्णा गोदावरी के बीच, बेटा कृष्णा और गोदावरी के बीच के डेल्टा के एरिया को बेंगी कहते हैं, वेंगई। तो वेंगी, तो वेंगी के राज्य को पराजित किया। विष्णुगोप कांची का राजा, ये कांची का पल्लव राजा था विष्णुगोप, उसको पराजित किया। और विष्णुगोप ने तो 10 राजाओं के साथ मिलकर के नेतृत्व किया और सबको पराजित किया। अब आइए, अग्रसेन नेल्लोर गोदावरी तट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी नदी के पास जो है नेल्लोर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां से हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। नेल्लोर मतलब नेल, नेल मतलब धान, पैडी, जहां पर धान का बहुत खेती हो, इसलिए उसका नाम नेल्लोर है। पूरे तरफ देखिएगा तो धान की खेती होती है। तो नेल्लोर के राजा को हराया, अग्रसेन को। दमन यानी सेरंडपल्ली, उड़ीसा तट पे सेरंडपल्ली जगह, वहां के राजा को हराया। इस तरह से उसने कई राजाओं को पराजित किया, लेकिन आज संभव नहीं है। कल गुप्त खत्म होगा, नो डाउट। अच्छे से पढ़िए, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बेटा मैं आज से भेजूंगा, कुछ तो मैं बिजी था 2 दिन से, और कुछ चीज़ें जो हम एनसीएन पूरा करने के ख्याल से रुके हुए थे, बट बहुत जल्दी आज से ही आपका PDF फाइल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।